तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज जो कि है आपकी वनडे सीरीज आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखिए आज आपकी है पावर प्लांट की वनडे सीरीज और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन हम अभी तक पढ़ चुके हैं पावर प्लांट के 350 MCQ टाइप क्वेश्चन। टोटल आपके हैं 350 MCQ टाइप क्वेश्चन। उन सभी का आज हम रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और देखिए अगर आप एक बार जो कि है इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इन सभी का क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे पेपर में। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में जो कि है सभी क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। और जिन लोगों ने इसके पहले वाली ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं देखी है पावर प्लांट की, जिन लोगों ने पावर प्लांट की ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ब्रह्मास्त्र सीरीज की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज में हमने आपको सभी टॉपिक के बारे में भी पढ़ाया है और प्लस MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में भी बताया है आपको। तो आज हम केवल MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, देखिए ये सभी आपके हाईलाइट इसलिए कर दिए गए ताकि आपको पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो। और देखिए आप जो कि है नकल करने के प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ठीक, नकल करने की कोशिश आप लोग जो कि है अपनी तरफ से बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि हम जो कि है पूरा अपनी ईमानदारी से टेस्ट दे सकें। तो चलिए देखिए आज के वीडियो लेक्चर में देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। जो आपका खुला चक्र गैस टरबाइन होती है उसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है, 60%, 40%, 50% या 30%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 30%। आपके खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता 30% होती है। दहन के किस चक्र में ताप विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब कि दहन के ऐसा कौन सा चक्र है जिसमें ताप संयंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्रेटन चक्र, कैनोट चक्र के और आपका रैंकिंग चक्र या ओटो चक्र। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? आपका रैंकिंग चक्र है। रैंकिंग चक्र आपका दहन कक्ष के लिए दहन के रैंकिंग चक्र में ताप विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता कैसी होती है? स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता कैसी होती है? जलवायु से अप्रवाहित, आपका गर्मियों में बढ़ना या सर्दियों में घटना, सर्दियों में बढ़ना है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर आएगा क्या? सर्दियों में बढ़ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है कि चूड़ित कोयला होता है। चूड़ित कोयले का मतलब आपका पिसा हुआ कोयला। ठीक, चूड़ित एक कोयला होता है जो उसको हम पीस लेते हैं, उसी को हम कहते हैं चूड़ित कोयला। ठीक, चूड़ित कोयला कैसा होता है? मुक्त कोयला, राख से पूरी तरह मुक्त, या जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन का क्या है? इनमें से कोई नहीं आपका इसका सही आंसर है। पांचवा नंबर आपका आता है कि भारत के कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है? भारतीय कोयले में जो कि है राख की मात्रा कितनी होती है? 20 से 25%, 10 से 15%, 7 से 10% या 5 से 7%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 20 से 25% आपकी भारतीय कोयले में राख की मात्रा होती है। छठवें नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा जलीय शक्ति संयंत्र है। सबसे बड़ा आपका जलीय शक्ति संयंत्र कौन सा है? रेहंद शक्ति संयंत्र, मैसूर शक्ति संयंत्र, डेहर शक्ति संयंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? डेहर शक्ति संयंत्र आपका सबसे बड़ा जलीय शक्ति संयंत्र है। इसके बाद आपका सातवें नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कोटा में, तारापुर में, आप कल्पक्कम में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा क्या? तारापुर। आपका भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है आपका तारापुर में है। आठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सोलर तापीय शक्ति मुख्यतः उत्पन्न की जाती है। किससे की जाती है? सोलर पॉइंट द्वारा, सोलर कलेक्टर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? सोलर कलेक्टर द्वारा जो कि है सोलर तापीय ऊर्जा मुख्यतः उपयोग की जाती है, उत्पन्न की जाती है, सॉरी। ठीक है, नौवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है? सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है आपका? 5000 डिग्री सेल्सियस। 5000 डिग्री सेल्सियस आपका सोलर भट्टी का तापमान होता है। अब डायरेक्ट हम आंसर पढ़ेंगे, ठीक है, रिवीजन में। 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का दूसरा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का दूसरा स्रोत कौन सा है? आपका सौर, वायु और जल आपका ऊर्जा का दूसरा स्रोत है, सौर, वायु और जल। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है।
तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब आपके किरचॉफ नियम पर नहीं करती है, और आपका सीबेक नियम पर नहीं करती है, और फोटोवोल्टेइक नियम पर नहीं करती है। तो इनमें से किसी पर भी आपकी तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ईंधन सेल जो होते हैं उनमें आपकी ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो आपकी विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है, ठीक है। तो किस में परिवर्तित होती है, नाभिकीय ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपका इसका सही आंसर है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं इनमें से, तो कोयला जो कि है ऊर्जा का आपका प्राकृतिक स्रोत है, निम्न जो आपके जो उदाहरण दिए हैं इनमें से, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र है। सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र आपका कहाँ पर स्थित है, नवेली, सांसी, आपका चंद्रपुर या आपका कोटा। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, चंद्रपुर में आपका सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र जो कि है वो स्थापित है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सीबेक नियम निम्न में से कौन सा है। आपका इनमें से आपको पहचानना है कि सीबेक नियम आपका कौन सा है। तो अल्फा T2 - T1, अल्फा T2 - T1 डायरेक्ट आप याद करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है। डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है 10 से 20%, 40 से 50%, आपका 80 से 90 या 30 से 40। तो आपका इसका सही आंसर होगा 40 से 50% आपकी डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है। हमने आपको एक चार्ट दिया था जिसमें आपको सभी पावर प्लांट की आपकी दक्षता लिखी हुई थी और सभी पावर प्लांट के अलग अलग वर्गीकरण लिखे हुए थे, ठीक है। हम फिर से टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम आपको सारी अपडेट्स देते रहते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन से पावर प्लांट की दक्षता उच्च होती है। ऐसा निम्न में से कौन सा पावर प्लांट है जिसकी दक्षता उच्च होती है। तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता जो कि है वो उच्च होती है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। आपका जो पीट कोयला होता है उसमें आपकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45%। कितनी, 40 से 45%। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोक ओवन गैस उदाहरण है। कोक ओवन गैस उदाहरण किसका है, आपका गैसीय ईंधन का उदाहरण है। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है 30 से 40%। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, 30 से 40%। इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर जो कि वो डिटेल से पढ़ना है कि ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन आपसे पूछ ले कि निम्न में से ठोस ईंधन कौन कौन से हैं। तो इन्हें आपके ये 5 नामों में से कोई एक नाम दे दिया जाएगा और बाकी की अलग नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद जरूर से करना है कि ठोस ईंधन कौन कौन से होते हैं, लकड़ी, पीट, आपका लिग्नाइट कोयला, चारकोल और कोयला। लिग्नाइट कोल, चारकोल और आपका कोयला, ठीक है। इसके बाद द्रव्य ईंधन कौन कौन से होते हैं। द्रव्य ईंधन होते हैं आपके देखिए फ्यूल ऑयल, आपका बेंजोल, ठीक, आपका केरोसिन, सेल ऑयल, गैसोलीन और आपका पेट्रोलियम पदार्थ और एल्कोहल। तो ये सभी आपके द्रव्य ईंधन होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं गैसीय ईंधन कौन कौन से होते हैं। गैसीय ईंधन होते हैं प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम गैस, आपका प्रोड्यूसर गैस, आपका कोल गैस, कोक ओवन गैस और आपका ब्लास्ट फर्नेस गैस। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन आता है कि परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं आपके, कोयला, तेल, ए और बी दोनों या सौर ऊर्जा। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, आपका इसका सही आंसर होगा कि ए और बी दोनों, मतलब कि कोयला और तेल, ये आपके परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखिए परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं ये सभी, गोबर, लकड़ी और किसी वनस्पति, ये सभी आपके परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं 26 नंबर की कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं आपको इनमें से बताना है। तो ये सभी, मतलब कि सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये तीनों आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि थर्मल पावर प्लांट की चिमनी की ऊंचाई कितनी होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो चिमनी आपकी बनी हुई होती है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे कितनी होती है। तो आपकी 60 से 100 मीटर होती है। कितनी, 60 से 100 मीटर होती है। देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बार बार रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के अंदर का तापमान कितना होता है। जो थर्मल पावर प्लांट में आपका बॉयलर लगा होता है उसके अंदर का तापमान कितना होता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला सबसे स्वच्छ
पावर प्लांट आपका कौन सा है, मतलब सबसे साफ पावर प्लांट आपका कौन सा है, तो हाइड्रो पावर प्लांट। ये पावर प्लांट आपका सबसे साफ होता है क्योंकि इसमें जो कि केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला पावर प्लांट कौन सा है। सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला आपका पावर प्लांट है सी। देखिए ए और बी पावर आपका थर्मल पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट, इन दोनों पावर प्लांट का उपयोग जो कि है वो सबसे ज़्यादा हम करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 जूल होता है, 1 जूल बराबर आपका कितना होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत हैं, ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं, सौर, हवा और पानी, सौर, हवा और पानी। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है 33 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है, किससे किया जाता है आपका, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कौन से पावर प्लांट से बनाई जाती है, तो थर्मल पावर प्लांट से आपकी भारत में सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रयोग जनरेटर की उत्पादन वोल्टता सामान्यतः कितनी होती है, तो आपकी 11 केवी या आपकी 11,000 वोल्ट, 11 केवी या 11,000 वोल्ट, दोनों एक ही चीज़ है। सामान्यतः थर्मल पावर जनरेशन में कोयले उपयोग किया जाता है, कौन सा कोयला उपयोग किया जाता है, बिटुमेन और आपका चारकोल, ये 2 प्रकार के कोयले आपके उपयोग किए जाते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तापीय संयंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए पेनस्टोन जो कि है ये तापीय शक्ति संयंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्तमान पावर प्लांट किस विधि पर आधारित होती है, तो रैंकिंग चक्र पर आपके वर्तमान की पावर प्लांट जो कि है वो आधारित होते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि बॉयलर में स्टीम बनाने में प्रयोग जल कौन सा होता है, तो आपका डीएम वाटर, कौन सा, डीएम वाटर। देखिए 350 क्वेश्चन में अगर एक आध क्वेश्चन हम जल्दबाजी में गलत बोल जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, ठीक है। बाई चांस अगर एक आध क्वेश्चन आपका गलत बोल जाते हैं तो थर्मल पावर संयंत्र में प्रयुक्त भाप का दबाव होता है, कितना होता है आपका, 110 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 110 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः थर्मल पावर संयंत्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर की स्पीड कितनी होती है, जो आपका थर्मल पावर प्लांट में आपका अल्टरनेटर उपयोग किया जाता है उसकी स्पीड आपको बतानी कितनी होती है, आपकी 3000 आरपीएम, कितनी होती है, 3000 आरपीएम। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, 60 से 70%, कितनी, 60 से 70%। आपको सभी पावर प्लांट की जो कि है वो दक्षता याद करनी ही है। थर्मल पावर स्टेशन में आपके सीलिंग टावर का कार्य होता है, क्या होता है आपका सीलिंग टावर का कार्य, थर्मल पावर प्लांट पर सीलिंग टावर का कार्य क्या होता है आपके, देखिए कंडेंसर से प्राप्त जल को ठंडा करना, क्या होता है, कंडेंसर से प्राप्त जल को ठंडा करना, ये आपका होता है सीलिंग टावर का काम। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है कि पेन स्टॉक किसके मध्य लगाया जाता है, मतलब कि पेन स्टॉक जो होता है वो किसके बीच में लगाया जाता है, सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच में आपका पेन स्टॉक लगाया जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि टरबाइन की गति नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है क्या, गवर्नर। देखिए गवर्नर कह लिए आप, नियंत्रक कह लिए या कंट्रोलर, गवर्नर, नियंत्रक और कंट्रोलर, ठीक, ये तीनों चीज़ें क्या काम करती हैं, टरबाइन की गति नियंत्रण करती है। टरबाइन की गति नियंत्रण कौन करती है, आपके गवर्नर, नियंत्रक और आपकी कंट्रोलर, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, 50 से 55%, कितनी, 50 से 55%। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, आपका जनरेटर करता है, कौन करता है, जनरेटर, सभी लोगों को पता है ये चीज़। स्टीम को गर्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टीम को गर्म करने के लिए सुपर हीटर का प्रयोग करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रो पावर प्लांट दुनिया की कुल कितनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है, हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो दुनिया की कुल कितनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है, 30%। सबसे कम प्रदूषण करने वाला पावर प्लांट कौन सा है, तो हाइड्रो पावर प्लांट सबसे कम प्रदूषण करता है क्योंकि इसमें बिजली बनाई जाती है आपकी किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, तो इसमें बहुत ही 0% आपका प्रदूषण होता है। सभी पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मतलब कि आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है, तो सभी पावर प्लांट का उपयोग जो कि है मुख्य उद्देश्य होता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाना।
इसके बाद देखिए फिर से आपका 1 नंबर से शुरू हो जाते हैं। 51 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। देखिए जितने भी प्रकार के आपके कोयले होते हैं इन सभी में कार्बन की मात्रा कितनी होती है आपको ये जरूर से याद करना है। देखिए पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 20 से 30%। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 65 से 70%। इसके बाद बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 70 से 85%। ठीक है। और आपके एथ्रेसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 85%। कितनी? 85% आपकी एथ्रेसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मुख्यतः द्रव्य ईंधन होते हैं। प्रमुख द्रव्य ईंधन कौन कौन से होते हैं आपके देखिए पेट्रोल, बेंजाइन, केरोसिन, डीजल तेल, हल्का ईंधन तेल और भारी डीजल तेल, ये अभी सभी आपके प्रमुख द्रव्य ईंधन होते हैं। इसके बाद देखिए 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को सभी लोगों को पता है क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एक अश्व शक्ति घंटा हॉर्स पावर बराबर आपका होता है 2.7 इंटू 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर। ये आपको जरूर से याद करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 8वें नंबर का आपका देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि 1 किलोग्राम मीटर बराबर आपका होता है 9.81 जूल। 9.81 जूल। 9वें नंबर का है कि 1 किलो कैलोरी बराबर आपका होता है 4.27 इंटू 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 4.1868 किलो जूल। ठीक है। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है 3.67 इंटू 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है बिजली जो कि है प्राकृतिक ऊर्जा आपकी नहीं है, ये हम मनुष्य बनाते हैं, ये प्रकृति नहीं बनाती है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है। देखिए अब यहाँ पर जो कि है कन्फ्यूज आधे ज़्यादा सभी लोग जो कि है अधिकतर लोग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता दें। देखिए आपका किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है, तो आपको बता दें USA के पास है। उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है चीन, और आपका भंडार जो कि है धरती के अंदर वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एक खुले चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। 30% होती है। कितनी होती है? 30% होती है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के किस चक्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके रैंकिंग चक्र का उपयोग किया जाता है। कौन से? रैंकिंग चक्र का। चूर्ण कोयला है इनमें से कोई नहीं। ठीक। चूर्ण कोयला क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 16 नंबर का आता है आपका क्वेश्चन कि जो जीवाश्म ईंधन संयंत्र में ईंधन के दहन के लिए आवश्यक है, जो जीवाश्म ईंधन संयंत्र में दहन के लिए आपके आवश्यक है, कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन। ठीक है। सही ईंधन का वायु अनुपात और आपके उचित प्रज्वलन तापमान। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पावर प्लांट में कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट से बॉयलर तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। आपके किसके माध्यम से? कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जो कि है हम कोयले को बॉयलर तक पहुंचाते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है। 20 से 25% आपकी भारतीय कोयले में राख की मात्रा होती है। इसके बाद देखिए फ्लाई ऐश। देखिए फ्लाई ऐश सबसे पहले आप समझ लीजिए फ्लाई ऐश क्या होता है। फ्लाई ऐश एक जो कि है वायु में मिली हुई धूल के कण होते हैं। ठीक। ये जो कि अगर हमारे आंखों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमको जो कि अंधा भी बना सकते हैं फ्लाई ऐश। ठीक है। फ्लाई ऐश के परिणाम कौन है, मतलब फ्लाई ऐश किससे ज़्यादा होता है प्रवाहित? आपका हाइड्रो पावर प्लांट में आपका फ्लाई ऐश जो कि है ज़्यादा निकलता है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो एक ताप बिजली संयंत्र में बॉयलर की सुपर हीटर में प्रवेश करती है, क्या करती है? आपकी बीट स्टीम। क्या करती है? बीट स्टीम। इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस पावर प्लांट की देखभाल सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। आपका निम्न में से ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसकी देखभाल जो कि है सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। आपका थर्मल पावर प्लांट की देखभाल आपकी मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि किस पावर प्लांट का संचरण एवं वितरण मूल्य सबसे कम होता है। किस पावर प्लांट का संचरण एवं वितरण मूल्य ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम होता है। तो आपका न्यूक्लियर का। किस पावर प्लांट का विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा, मतलब कि कौन सा पावर प्लांट है जिस पर हम विश्वास सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट सबसे कम कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिस पर
हम विश्वास सबसे कम कर सकते हैं तो वो आपका है थर्मल पावर प्लांट, और सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र आपका है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 24 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि किस पावर प्लांट की पूंजीगत लागत सबसे कम होती है। तो आपके देखिए थर्मल पावर प्लांट की पूंजीगत लागत सबसे कम होती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भाप इंजन की साइकिल से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका कौन सा किया था? रैंकिंग चक्र उपयोग किया था। कौन सा? रैंकिंग चक्र उपयोग किया जाता है। अब रैंकिंग चक्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इसमें उच्च दाब आपका 95 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उच्च ताप कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस से आपका 620 डिग्री सेल्सियस के संयंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बॉयलर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। बॉयलर का सामान्यतः तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस। बॉयलर का सामान्यतः दाब कितना होता है? तो बॉयलर का सामान्यतः दाब आपका होता है। नंबर का क्वेश्चन आता है कि जब नदी का मुंह सकरा हो तो किस प्रकार का बांध बनाया जाता है? आरसीसी बांध बनाया जाता है जब आपका नदी का मुंह सकरा हो। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि पिन स्टॉक किसके मध्य लगा होता है? आपका सर्ज टैंक और टरबाइन के मध्य लगा होता है आपका पिन स्टॉक। सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस आपका सोलर भट्टी का तापमान होता है। सीबैक नियम आपको इसमें से पहचानना है तो अल्फा T2 - T1 ये आपका सीबैक नियम है। सभी लोगों को याद हो चुका है सीबैक नियम अच्छे से, अल्फा T2 - T1। तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है। तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? तो आपकी तापीय विद्युत ऊर्जा आपकी निर्भर करती है किस पर? आपकी सीबैक नियम पर। आपकी तापीय विद्युत ऊर्जा आपकी निर्भर करती है सीबैक नियम पर। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा कोयला उपयोग किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट में आपका कौन सा कोयला उपयोग किया जाता है? बिटुमेन या चारकोल, ये प्रकार के आपके कोयला उपयोग किया जाता है। निम्न में से गैसीय ईंधन है। निम्न में से गैसीय ईंधन आपको बताना कौन सा है? निम्न में से गैसीय ईंधन आपका है ए और सी। आपका देखिए ए और सी मतलब कि कोल गैस और कोल ओवन गैस, ये दोनों आपकी गैसीय ईंधन है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से द्रव्य ईंधन कौन सा है? तो गैसोलीन आपका गैसीय द्रव्य ईंधन होता है। निम्न में से ठोस ईंधन कौन सा है? तो लिग्नाइट। निम्न में से आपका ठोस ईंधन कौन सा है? निम्न में से आपको बताना है कि ठोस ईंधन आपका कौन सा है। तो देखिए लिग्नाइट कोल आपका ठोस ईंधन है। हमने आपको अच्छे से ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन इसके पहले हम बता चुके हैं आपको पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टीम को गर्म करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सुपर हीटर का। स्टीम को गर्म करने के लिए सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो आपके 50 से 55% आपकी इसकी दक्षता होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जल विद्युत उत्पादन संयंत्र का जीवन काल अवधि कितनी होती है? आपका लाइफ पीरियड कितना होता है आपका? देखिए आपका जो जल विद्युत उत्पादन होता है उसका लाइफ पीरियड कितना होता है आपका? बी। देखिए 100 से 125 साल। 100 से कितना? 125 साल। बांध के पीछे जमा जल को हम क्या कहते हैं? जलाशय। बांध के पीछे जो हमारा जल जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं जलाशय। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जब विद्युत शक्ति संयंत्र में बाल्ब हाउस टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग है। बाल्ब हाउस टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग कौन सा है आपका? पेन स्टॉक है। बाल्ब हाउस से आपका टरबाइन तक पानी ले जाता है कौन? पेन स्टॉक के माध्यम से जाता है आपका। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका है कि टरबाइन की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? हमने आपको बता चुके हैं कि गवर्नर कहें या कंट्रोलर कहें, या आपका गवर्नर, कंट्रोलर और आपका नियंत्रक, ये तीनों चीज़ें एक ही होती है। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सभी देशों में विद्युत ऊर्जा का लगभग कितनी प्रतिशत भाग जल शक्ति संयंत्र से प्राप्त होता है? तो देखिए 25% भाग आपका जल शक्ति संयंत्र से प्राप्त होता है। ठीक, कौन सी नदी संयंत्र में पानी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? आपके अपवाहन नदी संयंत्र में जो होती है आपकी तालाब रहित का मतलब है इसमें तालाब आपका नहीं होता है, और तालाब सहित का मतलब है तालाब होता है। तो अपवाहन नदी संयंत्र जो आपका होता है इसमें आपके पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है। ठीक, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस संयंत्र में जलधारा की क्षमता को कई महीनों के लिए बढ़ा देते हैं? तो आपके देखिए इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें से आपका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, भंडारण जलाशय संयंत्र। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है उसको हम क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। डैम का कार्य क्या होता है? जल को इकट्ठा करना और आपका एक बड़ा सा जलाशय बनाना। ठीक, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि पेल्टन व्हील कहलाता है। पेल्टन व्हील क्या होता है आपका? टरबाइन का भाग होता है पेल्टन व्हील। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। किस में किया जाता है? आपकी वाटर की, आपके जो जल की
स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें किया, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। निम्न शीर्ष संयंत्र में ऊर्जा शीर्ष न्यूनतम कितने मीटर से कम होती है आपकी, कितने मीटर से कम होती है इसमें आपको बताना है। आपका इसका सही आंसर है 25 मीटर से कम होती है, ठीक है। मध्य शक्ति संयंत्र में जल की लगभग कितनी मध्य उपलब्ध होती है, आपका मध्य शीर्ष संयंत्र जो होते हैं इसमें जल को लगभग कितने के मध्य उपलब्ध होना चाहिए, कितने के मध्य उपलब्ध होना चाहिए आपका 35 से 95, 35 से कितना 95। लो हेड हाइड्रो प्लांट में कौन सा टरबाइन उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका कहता है कपलान टरबाइन उपयोग किया जाता है। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछता है कि उच्च शीर्ष संयंत्र में जल की मात्रा न्यूनतम कितने मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो कितनी से 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। जब मशीन को जल की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तब क्या होता है आपके, देखिए जब हम मशीन को जल की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा देखिए आपके वाटर टरबाइन कहलाती है, ठीक है। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वह टरबाइन जो जल संयंत्र जो जल सॉफ्ट के समांतर तथा निम्न शीर्ष पर कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कपलान। क्या कहते हैं, कपलान टरबाइन कहते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सी टरबाइन 4 मीटर से 24 मीटर तक जल शीर्ष पर कार्य करती है, तो कपलान टरबाइन आपकी 4 मीटर से 24 मीटर तक आपकी जल शीर्ष पर कार्य करती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि जहां जल की मात्रा उच्च शीर्ष होती है वहां किसका उपयोग करते हैं, पेल्टन व्हेल का। जहां पर आपकी जल की मात्रा उच्च शीर्ष होती है वहां पर हम पेल्टन व्हेल का उपयोग करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से पेल्टन व्हेल का भाग है, निम्न में से पेल्टन व्हेल का भाग क्या है, सभी है। नोजल, केसिंग, ब्रेकिंग जेट, ये सभी रनर बकेट, ये सभी आपके पेल्टन व्हेल के ही भाग हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जेट के पानी का प्रवाह केट पर कराने के लिए किसका यूज करते हैं, हम नोजल का उपयोग करते हैं। इसके बाद घूमते हुए पहिए को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्रेकिंग जेट का। पेन स्टॉक किसका बना होता है, आपके स्टील का बना होता है पेन स्टॉक, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है कि रिएक्शन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, आपकी 10 से 100 होती है। कितनी होती है, 10 से 100 होती है आपकी इसकी स्पीड। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट कितनी होती है, आपकी देखिए एक स्टीम पावर प्लांट से कम क्या होती है, एक स्टीम पावर प्लांट से कम। 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाप टरबाइन का सिद्धांत किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो देखिए भाप टरबाइन का सिद्धांत इन सभी के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक जल विद्युत संयंत्र में एक आवेग टरबाइन क्या है, आपके गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक पूर्ण रूपांतरण द्वारा संचालित। क्या है, गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक पूर्ण रूपांतरण द्वारा संचालित। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि खुले चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है, खुला चक्र 30% होती है। खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता 30% होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के किस चक्र का उपयोग किया जाता है, तो ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के किस चक्र का, आपके रैंकिंग चक्र का उपयोग करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता होती है, कितनी होती है, इम्प्रूव इन विंटर, मतलब कि आपकी सर्दियों में बढ़ जाती है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन संयंत्र में ईंधन के दहन के लिए कौन सा रैन आवश्यक होता है, तो देखिए सभी, ऑक्सीजन, उचित प्रज्वलन तापमान और सही ईंधन का हवा रेटिंग, ठीक है। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पावर प्लांट में कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट से बॉयलर तक पहुंचाने किसके माध्यम से पहुंचा जाता है, ऑयल के, देखिए आपके ट्रक के माध्यम से, ठीक, ट्रॉली और बकेट, इन सभी के माध्यम से ईंधन आपको जो कोयला है जहां से आपका प्राप्त होता है वहां से आपके पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय कोयले में राख सामग्री होती है, कितनी, 20 से 25% आपकी राख की मात्रा होती है भारतीय कोयले में। ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो आपकी देखिए आपकी कौन सी केमिकल ऊर्जा आपकी परिवर्तित होती है ईंधन सेल में, ठीक। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश का परिणाम क्या है, आपके देखिए फ्लाई ऐश का परिणाम आपका होता है पुल्वराइज्ड कोल बॉयलर, ठीक। इसके पहले भी हमने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था तो आप वहाँ पर भी ज़रूर से सही कर लें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है फ्लाई ऐश वाला, तो आप इसमें कर ले पुल्वराइज्ड कोल बॉयलर, ठीक। वहाँ पर हम जल्दबाजी में हाइड्रो पावर प्लांट बोल गए हैं, ठीक, तो इसको आप गलत है, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक, पुल्वराइज्ड कोल बॉयलर,
ठीक। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि जो एक स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करता है वो आपका क्या कहलाता है? बीट स्टीम। क्या कहलाता है? बीट स्टीम। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि कोकरन बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है? आपकी 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर। किलोग्राम प्रति हावर आपकी बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आपके लेमंट बॉयलर की भाप उत्पन्न करने की क्षमता होती है 50 टन, और आपके स्टिलिंग बॉयलर की भाप उत्पन्न करने की क्षमता होती है 50,000 किलोग्राम प्रति हावर। और वह व्यवस्था जो ईंधन को प्राप्त स्थान से फर्नेस तक पहुंचाती है उसको हम कहते हैं फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। संयंत्र में सुरक्षा पूर्वक ईंधन को रखा जाना क्या कहलाता है? आपका फ्यूल स्टोर। जहां पर अभी ईंधन को स्टोर करके रखते हैं उसको हम कहते हैं फ्यूल स्टोर। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि ईंधन को उसके प्राप्त स्थान से संयंत्र तक पहुंचाना क्या कहलाता है? फ्यूल हैंडलिंग। क्या कहलाता है? फ्यूल हैंडलिंग। जहां से हमारा कोयला प्राप्त हुआ है उसको वहां से पावर प्लांट तक पहुंचाना फ्यूल हैंडलिंग कहलाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि कोयले को उतारने के स्थान से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ट्रांसफ़र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ट्रांसफ़र कोयले को। ठीक है। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है कि भूकंप रोधी तथा कम खर्च वाला बांध कौन सा है? तो भूकंप रोधी भी है और कम खर्च वाला आपका बांध कौन सा है? दुआ देखिए आपका है आर्क डैम। क्या है? आर्क डैम आपका भूकंप रोधी भी और कम खर्च वाला बांध है। ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि जहां कोई भी बांध नहीं बना जा सकता है वहां पर हम कौन सा बांध बना सकते हैं? अर्थ फिल डैम। कौन सा? अर्थ फिल डैम वहां पर हम बना सकते हैं जहां पर आपका कोई भी बांध नहीं बनेगा। ठीक। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कौन सी टरबाइन जल उच्च शीर्ष पर कार्य करती है? कौन सी टरबाइन जल उच्च शीर्ष पर कार्य करती है? आपकी इम्पल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन। ठीक। इम्पल्स टरबाइन या आवेग टरबाइन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य व निम्न शीर्ष पर कार्य करती है। मध्य व निम्न शीर्ष पर आपकी कार्य करती है रिएक्शन टरबाइन। कौन सी? रिएक्शन टरबाइन। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है? हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है 60 से 70%। कितनी? 60 से 70%। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जिसमें भाप उत्पन्न होती है वो आपकी कौन सी टरबाइन कहलाती है? इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में आपकी भाप उत्पन्न होती है। देखिए इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन है कि इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। इकोनोमाइजर का प्रयोग कराया जाता है आपका हीट फीड वाटर में। इसके बाद देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 50 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा कि निम्न में से कौन से परिधि पर घूमने वाले बेन लगाए जाते हैं? आपके बेन क्या होते हैं? जो आपका इस प्रकार का आपका पहिया जो बना होता है टरबाइन में लगा होता है उसी को हम कहते हैं क्या? वैन। ठीक। तो आपके इसका सही आंसर क्या होगा? रनर में आपके वैन लगाए जाते हैं। किसमें? रनर में आपके वैन लगे होते हैं। ठीक। वैन इसको हम कांटे भी कह सकते हैं। ठीक। आपका देखिए इसके बाद आपके फिर से एक नंबर से शुरू होते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 151 151 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज U की पावर 233। इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मंदक या मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। मंदक या मॉडरेटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? मंदक या मॉडरेटर का उपयोग हम करते हैं न्यूक्लियर की गति को कम करने के लिए। किसकी? न्यूक्लियर की गति को कम करने के लिए। इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि नियंत्रक छड़ बनी होती है। नियंत्रक छड़ आपकी किसकी बनी होती है? नियंत्रक छड़ बनी होती है आपकी बोरोन और कैडमियम की। किसकी? बोरोन और कैडमियम की। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है किसके? MEV में। मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आपकी MEV का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन आपका आते हैं कि प्रजनन रिएक्टर का रूपांतरण अनुपात है। प्रजनन रिएक्टर का रूपांतरण अनुपात क्या है आपका? देखिए 1 से अधिक। क्या है? 1 से अधिक। इसके बाद आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टर का कार्य होता है। रिफ्लेक्टर का कार्य क्या होता है? रिफ्लेक्टर का आपका कार्य होता है न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना। किसकी? न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना। इसके बाद समुद्री यूरेनियम होता है। समुद्री यूरेनियम को हम किससे लिखते हैं? U की पावर 235 VWR मंदक के रूप में उपयोग करता है। VWR मंदक के रूप में उपयोग करता है। क्या करता है? आपका मंदक के रूप में उपयोग करते हैं किसका? कूलेंट का। किसका? कूलेंट का उपयोग करते हैं। VWR में ईंधन प्रयोग करते हैं। VWR में हम कौन सा ईंधन उपयोग करते हैं? या आपका समुद्री यूरेनियम जिसको हम लिखते हैं U की पावर 235। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तीव्र प्रजनन रिएक्टर में होता है। तीव्र प्रजनन रिएक्टर में कौन सा होता है? तीव्र नियंत्रण आपका रिएक्टर में होता है
कोई मॉडरेटर नहीं होता है। आपका जो तीव्र प्रजनन रिएक्टर होता है इसमें आपका कोई भी मॉडरेटर उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अति तप्त भाप। अति तप्त भाप आपका देखिए एक्स्ट्रा हीट स्टीम आपकी उत्पन्न होती है। अति तप्त भाप आपकी किस में उत्पन्न होती है? आपकी GCR में। किस में? GCR में। इसके बाद देखिए आपका आता है 12 नंबर का क्वेश्चन कि BWR उपयोग करता है। BWR उपयोग करता है, क्या करता है? कूलेंट में उपयोग करता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न होती है और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है किस में होती है? आपकी रिएक्टर कोर में। किस में? रिएक्टर कोर में। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आपके मॉडरेटर का। किसका? मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि न्यूट्रॉन को कोर से निकालने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन को कोर से निकालने के लिए निकलने से रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? रिफ्लेक्टर का उपयोग करते हैं। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, देखिए कि कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रण करने के लिए किसका यूज करते हैं? कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आपके कंट्रोलिंग रॉड का। किसका? कंट्रोलिंग रॉड का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है 17 नंबर का क्वेश्चन की रिएक्टर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके उसको हम कहते हैं इनर स्टील। इनर स्टील उसको हम कहते हैं। इसके बाद नाभिकीय रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए एक कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं क्या? आउटर शील्ड सॉरी। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि रिएक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? रिएक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म का। किसका? कंट्रोल मैकेनिज्म का उपयोग। इसके बाद आपका 21 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन समीकरण जिसमें यूरेनियम ईंधन का विखंडन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना की जाती है, उसका देखिए 1/2 की पावर 1/2 mc²। 1/2 क्या है? mc²। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को किसके रूप में लिखते हैं हम? देखिए न्यूक्लियर एनर्जी को हम लिखते हैं किसके रूप में लिखते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी को तो हम वो लिखते हैं MEV, मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के रूप में। किसमें? मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के रूप में। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है कि फैशन चेन रिएक्शन तब संभव है जब आपका विखंडन अवशोषित की तुलना में अधिक न्यूट्रॉन पैदा करता है। क्या करता है? अधिक न्यूट्रॉन पैदा करता है। इसके बाद आता है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग आपका एक परावर्तक की कल्पना है। क्या है? आपके भागने वाले न्यूट्रॉन को वापस कोर में प्रतिबिंबित करना या वापस अपने कोर में वापस लाना। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि उबले पानी में रिएक्टर डैश ईंधन को रूप में बदल देता है। किस रूप में बदल देता है आपके उबले पानी में? तो उबले पानी में आपका बदल देता है क्या? एंचिन्ड यूरेनियम। किसमें? समुद्री यूरेनियम में। किसमें? समुद्री यूरेनियम बदल देता है। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये सभी आपको बताना है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका जो कि है वो कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट वो आपका स्थित है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका स्थित है कहाँ पर? आपका देखिए बॉम्बे में, तारापुर बॉम्बे। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 27 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आपको 27 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में पूर्णतः विभाजन या विखंडन होने पर आपके प्राप्त ऊर्जा कितनी? 31 टन तेल से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होती है। विखंडन पदार्थ में सबसे ज़्यादा मुख्य पदार्थ कौन से होते हैं? आपका विखंडन जब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? सबसे मुख्य पदार्थ आपका उसमें होता है, देखिए दोनों आपके प्लूटोनियम और यूरेनियम, ये दोनों आपके विखंडन सबसे ज़्यादा पदार्थ होते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पढ़ना है इसके बारे में, यूरेनियम और प्लूटोनियम के बारे में, और यहाँ पर पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में पढ़ाया है, और कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी आपको हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम केवल आपको MCQ टाइप क्वेश्चन बताएंगे आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक। और इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन में बता देंगे कि देखिए भूमि निर्माण में खर्च, कुल खर्च और ब्याज, भवन और आपका टैक्स, उपकरण, इन सभी में जो कॉस्ट आता है वो किसके अंतर्गत आता है? इन सभी के अंतर्गत आने वाला आपका कॉस्ट है क्या? फिक्स कॉस्ट। कौन सा? फिक्स कॉस्ट। इसके बाद देखिए मजदूरी, ईंधन, मरम्मत पर होने वाले व्यय आदि किस कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जल विद्युत संयंत्र का चल लागत आपका रनिंग कॉस्ट किसके अंतर्गत आती है? आपके
वाष्प शक्ति संयंत्र से कम होती है। क्या होती है? वाष्प शक्ति संयंत्र से क्या होती है? कम होती है। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोलॉजी से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोलॉजी से ये सभी तात्पर्य है। क्या है? जल विज्ञान, जल गतिकी और जल स्थितिकी, ये सभी आपके क्या है? हाइड्रोलॉजी है। इसके बाद आता है उच्च जल शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष कितना होता है? आपका 50 से कितना? 100 मीटर। 50 से कितना? 100 मीटर। पेल्टन टरबाइन के लिए निम्नता शीर्ष होता है। पेल्टन टरबाइन की निम्नता शीर्ष 180 मीटर। 180 मीटर। आर्च डैम की आकृति होती है। आर्च डैम की आकृति होती है अर्धवृत्ताकार। क्या होती है? अर्धवृत्ताकार। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि आवेगी टरबाइन का उदाहरण क्या है? आवेगी टरबाइन का उदाहरण आपका है पेल्टन टरबाइन। क्या होता है? पेल्टन टरबाइन। बंद आपका कंड्यूज, बंद कंड्यूट का उदाहरण क्या होता है? आपका बंद कंड्यूट का उदाहरण आपका है कैनल। ठीक, कैनल आपका उदाहरण है इसका। इसके बाद 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्रतिक्रिया टरबाइन का उदाहरण क्या है? प्रतिक्रिया टरबाइन का आपका उदाहरण है, देखिए ए और बी दोनों, मतलब कि पेल्टन टरबाइन और आपका फ्रांसिस टरबाइन, ये दोनों आपके प्रतिक्रिया टरबाइन के उदाहरण हैं। पेल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, ठीक, सॉरी, फ्रांसिस टरबाइन, ये दोनों आपके प्रतिक्रिया टरबाइन के उदाहरण हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न जल शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष होता है। क्या होता है आपका निम्न जल शीर्ष? 30 मीटर से कम। क्या होता है? 30 मीटर से कम। मध्य जल शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष कितना होता है? 30 से मीटर से 100 मीटर। कितना? 30 मीटर से 100 मीटर। आपका देखिए खोसला नियम होता है। खोसला नियम कौन सा होता है? खोसला नियम इनमें से होता है R बराबर P-4.811T। R बराबर P-4.811T। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है कि चंबल जल शक्ति संयंत्र स्थित है। चंबल जल शक्ति संयंत्र स्थित कहाँ पर आपका है? ये आपका स्थित है किसमें? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि बंद कंडक्टर का उदाहरण क्या है? बंद कंडक्टर का आपका उदाहरण है क्या? कैंडल। बंद कंडक्टर का उदाहरण आपका कैंडल है। इसके बाद उच्च जल शीर्ष शक्ति संयंत्र में जल का शीर्ष होता है कितना? 100 मीटर से ज़्यादा। कितना होता है? 100 मीटर से ज़्यादा होता है। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि द्विबाष्पीय चक्र में यूज होते हैं। द्विबाष्पीय चक्र में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं किसका? पारे का उपयोग करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा चक्र प्रयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा चक्र प्रयोग किया जाता है किसमें? रैंकिंग में। किसमें? रैंकिंग में प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए किसका आवरण लगाया जाता है? स्टील का आवरण हम लगाते हैं रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए। देखिए अभी तक आप टोटल 200 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितने? 200 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक, तो रिवीजन से आपको केवल यही फ़ायदा है कि आपको सभी क्वेश्चन एक बार देखने को फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 201 नंबर का क्वेश्चन। कितना? 201 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल पावर प्लांट की आवश्यकता होती है। डीजल इंजन को आवश्यकता होती है किसकी? रासायनिक सही मिश्रण की आवश्यकता होती है डीजल इंजन में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल इंजन में भारी फ्लाई व्हील लगे होते हैं। डीजल इंजन में क्या लगे होते हैं? भारी फ्लाई व्हील लगे होते हैं डीजल इंजन में। ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके अंतर्दहन इंजन के सिद्धांत पर काम करता है आपका डीजल इंजन। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है? डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है 40%। कितनी? 40%। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है आपकी 25%। इस आपका संपीड़न ज्वलन इंजन में दहन होती है, क्या होती है? असमान मिश्रण के कारण। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि ईंधन में उपजी संपूर्ण शक्ति को क्या कहते हैं? ईंधन में उपजी संपूर्ण शक्ति को हम कहते हैं IHP, और IHP का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। क्या होता है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंजन में संयंत्र हानि को क्या कहते हैं? इंजन में संयंत्र हानि को हम कहते हैं FHT। क्या कहते हैं? FHT। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रिक्शन हॉर्स पावर। क्या होता है? फ्रिक्शन हॉर्स पावर। BHP क्या कहलाता है? BHP बराबर आपका होता है IHP माइनस FHP बराबर 2πNT/4500। 2N/4500। इसके बाद देखिए आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम में एयर और ऑयल को गर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? इंजन से निकलने वाले धुएं का। इंजन से आपका जो गर्म धुआं निकलता है इसी का उपयोग हम एयर और आपके ऑयल को गर्म करने के लिए करते हैं। डीजल इंजन का सिटेन नंबर कितना होता है? डीजल इंजन का सिटेन नंबर किसके मध्य होता है आपका? देखिए 30 से 60 के बीच में होता है आपका डीजल इंजन का सिटेन नंबर। इसके बाद 12 नंबर की बात करें हम तो डीजल शक्ति संयंत्र सबसे ज़्यादा
डीजल शक्ति संयंत्र सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं कहाँ पर उपयोग होते हैं? आपके स्टैंड बाई संयंत्र में। स्टैंड बाई संयंत्र जो आपके इस प्रकार के संयंत्र होते हैं, इसमें आपके डीजल शक्ति संयंत्र सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 स्ट्रोक इंजन की सूचित अश्व शक्ति होती है। आपकी 4 स्ट्रोक इंजन की सूचित अश्व शक्ति कितनी होती है? PLAN/2, PLAN/2। ठीक है, इसके बाद IC इंजन में संपीड़न अनुपात होता है। IC इंजन में संपीड़न अनुपात होता है VC + VS/VC, VC + VS/VC। इसके बाद देखिए आपका 16 नंबर की अगर हम बात करें, 16 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सबसे ज़्यादा गति पर संपीड़न इंजन कार्य करता है। किस पर करता है? द्विदहन चक्र पर। किस पर? द्विदहन चक्र पर। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में अधिकतम तापमान जो सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होता है उसको कितनी कोटि होती है? आपके देखिए 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। 17 नंबर की क्वेश्चन आपका है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रेक आपका पूर्ण चक्र लगता है। कितना लगता है आपका? 2 चक्कर में। कितना लगता है? 2 चक्कर में लगता है। 18 नंबर का अगर हम बात करें कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रेक पूर्ण चक्र कितने में होता है आपका? देखिए कितने में होता है आपका? 4 में होता है। कितने में होता है आपका? 4 में होता है। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में आपका पिस्टन घूमता है। पिस्टन कहाँ पर घूमता है? 4 स्ट्रोक में घूमता है। आपका पिस्टन 4 स्ट्रोक में घूमता है। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है कि पिस्टन की गति होती है। पिस्टन की गति कितनी होती है? पिस्टन की आपकी गति होती है 2 × स्ट्रोक × RPM। 2 और ब्रैकेट में स्ट्रोक × RPM, ये आपकी होती है पिस्टन की गति। ठीक, 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि डीजल इंजन में शीतलन में ऊष्मा हानि होती है। कितनी होती है? डीजल इंजन में 30% होती है। कितनी होती है? 30%। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन को छोटे छोटे फुहार के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहती है? इंजन को छोटे छोटे फुहार के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया आपकी कहलाती है कणीकरण। क्या कहलाती है? कणीकरण। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि आपके उच्च गति संपीड़न इंजन कार्य करते हैं। उच्च गति संपीड़न इंजन कार्य करते हैं आपके डुअल चक्र पर। ठीक, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से डीजल पावर प्लांट के भाग नहीं है। निम्न में से डीजल पावर प्लांट का भाग सर्ज टैंक नहीं है। आपका सर्ज टैंक डीजल पावर प्लांट में नहीं होता है। इसके बाद देखिए इंजन के आउटपुट सॉफ्ट पर उपलब्ध कुछ शक्ति होती हैं। क्या होती हैं आपकी? बीपी को हम कहते हैं ब्रेक पावर। क्या कहते हैं? ब्रेक पावर बराबर आपका होता है 2πNT/6 × 6 आपके 60 × 1000 × kW। ठीक है, 2πNT/60 × 1000 × kW किलोवाट। ठीक, इसके बाद देखिए आपका 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन की आपकी रेंज क्षमता कितनी होती है? तो 75 से 3750 ठीक किलोवाट। इसके बाद देखिए फुल फॉर्म ये आते हैं कि IVC का फुल फॉर्म होता है इनलेट वाल्व क्लोज्ड। EVO का फुल फॉर्म होता है कि एग्जस्ट वाल्व क्लोज्ड। और आपका IC का फुल फॉर्म होता है आपकी इजेक्टर क्लोज्ड। और IO का फुल फॉर्म होता है इजेक्टर ओपन। और IVO का फुल फॉर्म होता है इंटर वाल्व ओपन। और EVC का फुल फॉर्म होता है एग्जस्ट वाल्व क्लोज। ठीक है, तो ये सभी आपके फुल फॉर्म थे। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन की बात करें। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सक्शन स्ट्रोक में क्रैंक कितने कोण की ओर घूमता है? तो 0 से 180। कितने? 0 से 180। और संपीड़न स्ट्रोक में क्रैंक कितना घूमता है? आपका 180 से 360। और प्रसारण स्ट्रोक में आपका क्रैंक जो होता है वो घूमता है आपका कितना? 360 से 540। कितना? 360 से 540। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि एग्जस्ट स्ट्रोक में क्रैंक कितने कोण पर घूमता है? आपके 540 से 720। एक IC इंजन का संपीड़न का अनुपात होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि डीजल इंजन के सिलेंडर में विकसित तापमान लगभग कितना होता है? विकसित तापमान आपका होता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिकांश उच्च गति वाले डीजल इंजन का काम होता है डुअल कंबसन साइकिल। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन की सीटें संख्या आमतौर पर की सीमा होती है। डीजल इंजन की सीटें संख्या आमतौर पर की सीमा कितनी होती है? 30 से 60। 30 से कितनी? 60। इसके बाद देखिए आपका आता है 37 नंबर का क्वेश्चन कि एक डीजल इंजन में ठंडे पानी में पाई गई लगभग ऊष्मा कितनी होती है? आपकी 30% होती है। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजली आयात करने के लिए डैश क्रैंक
डैश क्रैंक जाले प्रदान किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं आपके बैलेंस, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल संयंत्र की क्षमता लगभग कितनी होती है, तो आपके डीजल इंजन की आपकी क्षमता होती है 5000 किलोवाट, 5000 किलोवाट। इसमें देखिए इंजन में दी गई ऊष्मा के वितरण को क्या कहते हैं, इंजन में जो हम ऊष्मा देते हैं उसको हम कहते हैं ऊष्मा संतुलन, आपका हीट बैलेंस, क्या कहते हैं हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन। इसके बाद 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा संतुलन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ऊष्मा संतुलन को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। H बराबर आपका होता है HW प्लस HC प्लस HE प्लस HI। HW होता है 30%, HE 30%, HC 30% और HI 10%। ये सभी के इनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का मानक नाभिकीय ऊर्जा को किसके द्वारा मापते हैं, MEV, मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के द्वारा। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टर का कार्य क्या है, रिफ्लेक्टर का कार्य होता है न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना, न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना होता है आपके रिफ्लेक्टर का कार्य। इसके बाद ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो केमिकल ऊर्जा को हम आपकी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं ईंधन सेल में। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम शक्ति संयंत्र स्थापित हुआ है, प्रथम शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था, कितने सन में, आप तक प्रथम शक्ति संयंत्र आपका स्थापित हुआ था 1887 में, कितनी 1887 में। भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर था, तारापुर में। इसके बाद सीबेक नियम, इसमें से अल्फा T2 माइनस T1, तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है आपकी सीबेक नियम पर, किस पर, सीबेक नियम पर। 49 नंबर का आपका क्वेश्चन इसके बाद आता है कि सोलर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, सोलर तापीय ऊर्जा आपकी उत्पन्न की जाती है इनमें से ये सभी, ठीक है, सोलर भट्टी, सोलर तालाब द्वारा और सोलर कलेक्टर द्वारा, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है कि तापीय शक्ति संयंत्र की आपकी संपूर्ण दक्षता कितनी होती है, ईटा बॉयलर इंटू ईटा टरबाइन इंटू ईटा आपके जनरेटर। इसके बाद देखिए आपका जो कि है 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन 250 आप कर चुके हैं। इसके बाद आपका 251 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कि एक नंबर फिर से स्टार्ट होगा आपका यहाँ से कि गैस टरबाइन का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है, किस पर, आपका ब्रेटन चक्र पर। गैस टरबाइन का ज़्यादा उपयोग करा जाता है किस पर, वायुमान पर, जो आपके एरोप्लेन वगैरह होते हैं वहाँ पर गैस टरबाइन का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है, 30% होती है, कितनी होती है, 30% होती है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है, सभी की गैस टरबाइन की दक्षता वृद्धि के साधन है, गैस टरबाइन की दक्षता वृद्धि के साधन क्या है, सभी आपके देखिए पुनर्स्थापन, मध्य शीतलन और आपका रिजनरेशन, ये सभी आपके गैस टरबाइन की दक्षता वृद्धि के कारण हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि संयुक्त चक्र गैस टरबाइन तथा वाष्प संयुक्त की दक्षता कितनी होती है, 60% होती है। अब हम जल्दी से सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और इसी के साथ आपकी वीडियो को ख़त्म करते हैं। खुला चक्र गैस निकास गैस का तापमान लगभग कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस। संपीड़क का संपीड़न अनुपात कितना होता है आपका, 5:1। गैस टरबाइन में ईंधन रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्राकृतिक गैस। इसके बाद गैस टरबाइन संयंत्र का मुख्यतः रूप से प्रयोग किया जाता है आपका किसके बीच में, आपके देखिए शीर्ष भार आपके संयंत्र के रूप में, शीर्ष भार संयंत्र के रूप में। इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि वायु तथा ईंधन का अनुपात क्या होता है, 50:1। वायु तथा ईंधन का अनुपात क्या है, 50:1। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि दहन कक्ष में गैस का तापमान कितना होता है आपका, ये आपके 1600, 1600, कितना, 1600। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि खुला चक्र गैस टरबाइन कार्य करता है, खुला चक्र गैस टरबाइन आपका कार्य करता है जूल चक्र पर, किस पर, जूल चक्र पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि गैस टरबाइन मुख्यतः निम्न संपीड़न इस्तेमाल करता है, कौन सा संपीड़न इस्तेमाल करता है आपका, अक्षीय प्रकार का, कौन सा, अक्षीय प्रकार का। गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है, दोनों के कारण, पुनर्स्थापन और मध्य शीतलन के कारण आपकी होती है गैस टरबाइन में दक्षता वृद्धि। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि बंद चक्र गैस टरबाइन क्या होता है, बंद चक्र गैस टरबाइन अधिक लचीला होता है, क्या होता है, अधिक लचीला होता है। 16 नंबर की अगर हम बात करें, 16 नंबर में आपसे कहा है कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, गैस टरबाइन का व्यापक रूप में प्रयोग होता है, किसमें होता है, आपके देखिए हवाई जहाज में, किसमें, हवाई जहाज में गैस टरबाइन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि
गैस टरबाइन संयंत्र में निम्न में से मुख्यतः किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि गैस टरबाइन का अन्य नाम कौन सा है? गैस टरबाइन का अन्य नाम आपका होता है डीजल टरबाइन। डीजल टरबाइन आपसे कह ले या गैस टरबाइन, दोनों एक ही हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि टरबाइन के घूमने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जब आपकी टरबाइन घूमती है? टरबाइन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मध्य शीतलन का प्रयोग ऐसे टरबाइन संयंत्र में किया जाता है जहां संपीड़न द्वारा वायु का अनुपात होता है, क्या होता है? उच्च होता है। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन इसके बाद आता है कि बंद चक्रीय गैस टरबाइन में गैस का निकास कहाँ से होता है? गैस का निकास कहाँ से? शीतलक कक्ष से होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि खुला चक्रीय गैस टरबाइन के संयंत्र में मुख्यतः अवयव होते हैं। कौन से होते हैं मुख्यतः अवयव? आपके संपीड़क होते हैं। कौन से होते हैं? सभी होते हैं, सॉरी। संपीड़क, दहन कक्ष और गैस टरबाइन। संपीड़क, दहन कक्ष और गैस टरबाइन ये सभी होते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि गैस टरबाइन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ऊष्मा गतिकी पर आधारित होता है। टरबाइन से आपके निष्कासित गैस का तापमान कितना होता है आपका देखिए 475 से 500 तक, ठीक, 475 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न गैस तथा टरबाइन के संयुक्त शक्ति संयंत्र द्वारा पारंपरिक शक्ति संयंत्र के कितने प्रतिशत ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है? तो आपके देखिए 25%, ठीक है। समुद्री संयुक्त शक्ति संयंत्र में भी गैस तथा वाष्प शक्ति संयंत्र होते हैं। क्या होते हैं? आपके तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि शीतलक शक्ति उत्पादन से सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है? आपकी तापीय शक्ति संयंत्र की। किसकी? तापीय शक्ति संयंत्र की। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि शीर्ष भार संयंत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? ज़्यादा आपकी स्टार्ट होता है, मतलब कि आपके जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके शीर्ष भार संयंत्र होते हैं ये आपके जल्दी शुरू हो जाते हैं, जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे दिए गए संयंत्र में कौन सा आपका संयंत्र ज़्यादा आधार पर संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका देखिए इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र? न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा? न्यूक्लियर पावर प्लांट। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि किस दशा में क्षमता ज़्यादा महत्व नहीं होती है रखती है? ठीक है, तो कौन सी दशा में? इनमें से कोई नहीं। ठंडी दशा में, ठीक, ठंडी दशा में पूर्ण भार परिचालन में आने तक कौन सा संयंत्र सबसे कम समय लेता है? तो कौन सा संयंत्र है? गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र, ठीक, गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र। इसके बाद आता है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से तापीय शक्ति संयंत्र का अवयव नहीं है? तो ईंधन टैंक। कौन सा? ईंधन टैंक मंदक का कार्य करता है, न्यूट्रॉन की आंशिक गति ऊर्जा को शोषित करना। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि शीतलक का कार्य क्या है? रिएक्टर से ऊष्मा को बाहर निकालना। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र से शक्ति किस ईंधन के में प्राप्त होती है? तो यूरेनियम तथा यूरेनियम, ठीक है। तो आपका इसके बाद आता है 36 नंबर का क्वेश्चन है कि किस शक्ति संयंत्र में उत्पन्न विकिरणों की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में आपकी बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न शक्ति संयंत्र में शक्ति का साधन निम्न ईंधन होता है, ठीक, किस शक्ति संयंत्र में शक्ति का साधन ईंधन होता है? तो आपका तापीय शक्ति संयंत्र। इसमें जो कि ये ईंधन के द्वारा आपकी कोयले के द्वारा शक्ति उत्पन्न की जाती है, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त शक्ति संयंत्र कौन सा है? तो आपका वो है ऑल, ये सभी शक्ति आपका डीजल शक्ति संयंत्र, गैस टरबाइन और आपका वायु शक्ति संयंत्र, ठीक। इसके बाद किस शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में जल का प्रयोग करते हैं? तो आपके जल विद्युत में। इसके बाद किस विखंडन अभिक्रिया में नाभिकीय के जोड़ने से ऊर्जा मुक्त होती है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में। नाभिकीय रिएक्टर की नियंत्रक छड़ किस धातु की बनी होती है? तो आपकी कैडमियम की। किसकी? कैडमियम की बनी होती है। इसके बाद इम्पेलर ताप, ठीक, प्रणाली किस शक्ति संयंत्र से अपनाई जाती है? आपकी डीजल शक्ति संयंत्र। किससे? डीजल शक्ति संयंत्र से। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन किस शक्ति संयंत्र में विद्यमान होते हैं? तो आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके नाभिकीय शक्ति संयंत्र में विद्यमान होते हैं। मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा को धीमा करना। डीजल इंजन में लाभ क्या है? डीजल इंजन के लाभ क्या है? दोनों, अनुरक्षण व्यय कम होना और संयंत्र के संचालन में श्रम कम लगना, ठीक है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि ईंधन को दी गई ऊष्मा के वितरण को क्या कहते हैं? हम ऊष्मा संतुलन। क्या कहते हैं? ऊष्मा संतुलन कहते हैं। डीजल शक्ति संयंत्र के घटक क्या है? डीजल शक्ति संयंत्र के घटक हैं ये सभी।
इंजन का हृदय कौन सा कहलाता है? आपका सिलेंडर इंजन का हृदय कहलाता है। IHP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। BHP का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। BHP का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर। इसके बाद देखिए आपके 50 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में ऊर्जा का संचलन किस आवृत्ति पर होता है? तो आपके देखिए 49 से 50 हर्ट्ज। 49 से 50 हर्ट्ज। एक उपभोक्ता की अधिकतम मांग 80 किलोवाट और आपके 0.45 आपका भार गुणांक है। ठीक है, यदि आपकी प्रशुल्क 7500 प्रति किलोवाट आपके अधिकतम मांग पर एवं 1.10 प्रति किलोवाट घंटा है तो किलोवाट का मूल्य कितना होता है आपका? इसका आपका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका सही आंसर होगा कि 1.29 1.29 प्रति किलोवाट घंटा। ठीक है, 1.29 किलोवाट घंटा। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि पावर प्लांट की KVA की क्षमता ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आपकी ड्राइवर सिटी द्वारा। इसके बाद बिजली का मूल्य ह्रास ज्ञात करने की विधि कौन सी होती है? आपकी बढ़ोतरी मांग विधि शक्ति उत्पादन केंद्र पर समय के सापेक्ष भार के परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र को हम क्या कहते हैं? भार वक्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा मान सदैव इकाई से कम रहता है? तो भार गुणांक का। इसके बाद आपका आता है कि स्टीम पावर स्टेशन का प्रतिष्ठापन स्थल किसका होता है आपका? तो इसका कोयले की खान के पास होता है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा। भारत में सबसे ज़्यादा शक्ति उत्पादन होती है किससे होती है? वाष्प शक्ति संयंत्र से। सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा की क्षमता कितनी होती है? 5 किलोवाट से 100 किलोवाट। फोटोवोल्टाइक सेल बने होते हैं आपके अर्धचालक पदार्थ से आपके फोटोवोल्टाइक सेल बने होते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं कोयला, तेल, जीवाश्म ईंधन, ये सभी। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप क्या है आपका? फोटोवोल्टाइक सेल ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं, ठीक, जिसमें पुनर्वृत्ति संभव होती है। पुनर्वृत्ति मतलब कि जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक है, 30। इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन के स्थानीय पवन के होते हैं, जो स्थानीय पवन कौन होते हैं? इनमें से कोई नहीं। भू ऊष्मीय क्षेत्र के नीचे से पहला स्तर किसका होता है? आपका मेग्मा का होता है। किसका होता है? मेग्मा होता है। सबसे जो भूमि में सबसे निचली परत आपकी होती है वो मेग्मा की होती है। ठीक है, मेग्मा की होती है। तावा क्या है? ये तावा नहीं लिखा हुआ, कॉपर नहीं है, ये तावा लिखा हुआ है। तावा है क्या है? एक क्या होता है आपका? भू ऊष्मीय क्षेत्र है। तावा एक भू ऊष्मीय क्षेत्र होता है। पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र बना होता है, कहाँ पर बना हुआ है? आपका 1966 में बना हुआ था आपका पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र। तेल का कितना प्रतिशत भाग परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका 42%। ईंधन सेल में रूपांतरण दक्षता लगभग होती है 70%। ईंधन सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ताप विद्युत युग्म जनित्र का कार्य सिद्धांत आधारित होता है किस पर होता है? आपका सीबेक नियम पर। आपके देखिए भारत में प्रथम लहर शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया था कब, कहाँ पर? आपका जो पहला शक्ति संयंत्र आपका यहाँ है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। तापायनिक जनित्र में कार्यकारी द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का। तापीय जनित्र के कैथोड का कार्य फलन होता है, क्या होता है आपका? कम होना चाहिए। आपका जो कैथोड फलक है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कैथोड समुद्रीय तापीय ऊर्जा परिवहन तंत्र की दक्षता होती है, कितनी होती है? 20% होती है। खुला चक्र समुद्रीय तापीय ऊर्जा परिवर्तन तंत्र कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? क्लाउड चक्र। क्या कहलाता है? क्लाउड चक्र। MHD जनित्र की सीडिंग पदार्थ को कार्यकारी पदार्थ में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? आपका चालकता बढ़ाने के लिए। क्या? चालकता बढ़ाने के लिए। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि MHD जनित्र का कार्य सिद्धांत है, क्या है कार्य सिद्धांत इसका? है आपका फैराडे के नियम पर आधारित होता है इसका कार्य सिद्धांत। MHD का पूरा नाम होता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक। समुद्री लहर शक्ति संयंत्र स्थापित कहाँ पर है? आपका तिरुवनंतपुरम में है। ज्वार भाटा के समय क्या होता है? आपका चंद्रमा पृथ्वी के वृत्ताकार पथ पर घूमता है। आपका सीबेक प्रभाव है। सीबेक प्रभाव आपका क्या है इनमें से? सीबेक प्रभाव, ठीक है, सूत्र नहीं, V बराबर अल्फा A इंटू बी, आपका बीच में इंटू है और डेल्टा T। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है कि थर्मो
आयनिक उपकरण में कैथोड होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है कैथोड। आपका कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है कि H2 और O2 ईंधन सेल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। H2 और O2 ईंधन सेल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल क्या करते हैं, H2 करते हैं। H2 और O2 ईंधन सेल में इलेक्ट्रोड बने होते हैं, किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रोड आपके निकल के बने होते हैं। इसके बाद MHD कार्य करता है, MHD कार्य करता है आपका किस पर, फैराडे के नियम पर। MHD आपका कार्य करता है किस पर, आपका फैराडे के नियम पर। इसके बाद देखिए आपका आता है 44 नंबर का क्वेश्चन है कि द्रव्य मेटल MHD जनरेटेड में प्रयोग किया जाता है आपका किसमें, पोटेशियम में। खुला चक्र समुद्रीय तापांतर निकाय कहलाता है आपका, क्या कहलाता है इसमें से आपका, देखिए क्लाउड चक्र कहता है किस ऊर्जा द्वारा सोलर कुकर को मदद से खाना पकाया जाता है, आपकी सौर ऊर्जा द्वारा। पवन चक्की द्वारा किस ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, पवन चक्की द्वारा हम जनित्र ऊर्जा का। आपका ज्वार शक्ति संयंत्र के अवयव क्या होते हैं, आपके बांधे बैराज, ठीक है, सभी होते हैं आपके विद्युत संयंत्र, आपका स्लूज बेज और आपका ये सभी, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन। तो इन दोनों के आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और बायो गैस उत्पादन में शक्ति आपके संयंत्र के अंदर का तापमान कितना होता है, कितना रखा जाता है। बायोगैस उत्पादन में शक्ति संयंत्र के अंदर का तापमान कितना रखा जाता है, ये आपको आंसर देना है इसका। और निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इन दोनों का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। और देखिए ये जो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो वनडे सीरीज का तो इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। 350 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन आपने कर लिया है, 350 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन आपको करा दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो लोग भी वनडे सीरीज को एक बार देख लेते हैं उनको ये सभी क्वेश्चन रट चुके हैं। तीसरी चौथी बार आपका रिवीजन कराया जा रहा है, ये सभी क्वेश्चन आपको रट चुके हैं एकदम से, ठीक है। और इन सभी की PDF हमने टेलीग्राम पर आपको डाल दी थी, एक बार हम आपको फिर से एक बार उसको पिन कर देंगे, तो ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के वनडे सीरीज चलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों का भी फर्ज बनता है, जब हम लोग इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वनडे सीरीज़ में आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, नमस्ते। और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, कि सभी लोग जो कि ये पावर प्लांट का अच्छे से पेपर दें। और कल सुबह एक वीडियो लेक्चर आएगा, कल सुबह टेलीग्राम पर एक वीडियो डाला जाएगा, उसको सभी लोग ध्यान से देंगे, ठीक है।